15 अगस्त 1947। 200 सालों की गुलामी सहने के बाद भारत अंग्रेजों के क्रूर शासन से आजाद हो चुका था। भारत आजादी की खुशी तो मना रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को ये खुशी दर्द के साए में समेट कर दी थी। अंग्रेजों ने भारत के सीने पर एक लकीर खींचकर उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया था। इस बंटवारे से कुछ लोगों को तो सरकारी कुर्सियां मिल गई, लेकिन करोड़ों लोगों को इस बंटवारे से सिर्फ जख्म मिले। ना चाहते हुए भी लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपना काम, अपना शहर और अपना देश छोड़कर रातों रात भागकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ा। जो लोग अपनी धरती को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उनका कत्ल किया जाने लगा। चप्पा चप्पा कम्युनल वायलेंस की चपेट में था। इस हिंसा के चलते पाकिस्तानी जमीन से ज्यादातर हिंदू और सिख अपनी जान और इज्जत बचाकर भारत की तरफ भाग आए। वहीं भारत से भी लाखों मुस्लिम पाकिस्तानी सरहदों की तरफ भाग निकले। पुरखों द्वारा अखंड भारत के लिए लड़ी गई लड़ाई के बाद मिली ये आजादी नासूर बनकर रह गई थी। नफरत और हिंसा का ये आलम था कि जब अपना सब कुछ छोड़कर लोग इधर से उधर जाती ट्रेनों में सवार होते थे, तो मंजिल तक वो नहीं बल्कि उनकी लाशें पहुंचती थी। ये आजादी जिसके लिए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए थे, उस आजादी के बाद हुए इस पार्टीशन ने लगभग 10 लाख लोगों से उनकी जिंदगी और करीब 1.5 करोड़ लोगों से उनका घर छीन लिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पार्टीशन हुआ ही क्यों? हमेशा अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ मिलकर खड़े होने वाले हिंदू और मुस्लिम आखिर एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? अनेकता में एकता की मिसाल वाले देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े से बड़ा नेता भी देश को 2 टुकड़ों में बंटने से रोक नहीं पाया? ब्रिटिश इंडिया के समय भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स थी जहां राजाओं की सत्ता थी और वहां ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे, जबकि बाकी के इंडिया पर उनका डायरेक्ट रूल था। अंग्रेजों की नीतियों और उनके अत्याचार के खिलाफ 1857 में ही एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इस साल हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनफील्ड P53 राइफल इंट्रोड्यूस की थी, जिसे लोड करने के लिए सोल्जर्स को ग्रीस कार्ट्रिजेस के एंड को दांतों से काटना पड़ता था। कार्ट्रिजेस में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात फैल जाने से दोनों धर्मों के सिपाहियों ने मिलकर देश में विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेजों की भारत में सत्ता खोते खोते बच पाई थी। 1857 की क्रांति के मात्र 2 साल बाद ही बंगाल में भी इंडिगो रिवॉल्ट तेज हो गया था। इस तरह साल और फिर दशक बदलते गए और धीरे धीरे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। जो भी आंदोलन होते थे उनमें हिंदू और मुस्लिम समेत हर कम्युनिटी के लोग एक ही सुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते। ये वो समय था जब लोगों में रिलीजन से ज्यादा नेशनलिज्म की भावना थी। सबसे ज्यादा विद्रोह का सामना अंग्रेजों को बंगाल में देखने को मिलता था। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, रेवोल्यूशनरीज और लीडर्स बंगाल की धरती से ही खड़े होकर ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर रहे थे। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था, जिसमें आज के वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बांग्लादेश समेत और भी कई क्षेत्र शामिल थे। पूरे बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, लेकिन बंगाल के ईस्टर्न साइड में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब तक अंग्रेजों को इतना तो समझ आ चुका था कि अगर हिंदुओं और मुस्लिमों की यूनिटी को नहीं तोड़ा गया तो उनके लिए इंडिया को कंट्रोल में रख पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साल 1903 में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए बंगाल में हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच दरार पैदा करने के लिए बंगाल को डिवाइड करने का प्लान बनाया। उनका मकसद लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का था, ताकि वो आपस में ही उलझ कर रह जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए यूनाइट होकर परेशानी ना खड़ी कर पाए। इसके लिए अंग्रेजों ने बंगाल में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि बंगाल काफी बड़ा है और इतने बड़े क्षेत्र को एक साथ सही से चला पाना काफी मुश्किल है। इस तरह जहां वो हर जगह बंगाल के बंटवारे के पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे रहे थे, तो वहीं ईस्टर्न साइड जहां मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, अंग्रेजों द्वारा उन्हें यह बोला जा रहा था कि बंगाल के इतने बड़े होने की वजह से इस साइड गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। लेकिन डिवीजन के बाद इस क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 20 जुलाई 1905 को बंगाल डिवीजन का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसका बंगाल के लोगों ने भारी विरोध किया। तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय लोगों की आवाज बन चुकी थी और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस डिवीजन के फैसले का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस लीडर्स को पता था कि ये सब अंग्रेज केवल लोगों को धर्म के आधार पर बांटने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतने विरोध के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला वेस्टर्न साइड बंगाल ओडिशा और बिहार जैसे क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल बना रहा, जबकि दूसरा ईस्टर्न साइड बंगाल और असम को मिलाकर ईस्टर्न बंगाल एंड असम बना दिया गया। इस डिवीजन से ये हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी विभाजन से पहले बंगाल में माइनॉरिटी में थी, वो अब ईस्टर्न बंगाल एंड असम में मेजॉरिटी में आ चुकी थी। यहाँ कुल आबादी अब 3 करोड़ 10 लाख के आसपास थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। वही वेस्टर्न बंगाल की कुल आबादी 5 करोड़ 40 लाख के करीब थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। इस बात से साफ था कि अंग्रेजों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करने के लिए लार्जली मुस्लिम पॉपुलेटेड ईस्टर्न एरियाज को लार्जली हिंदू पॉपुलेटेड वेस्टर्न एरियाज से अलग कर दिया था, ताकि उनके बीच का तालमेल बिगड़ जाए। इस बंटवारे का पुरजोर विरोध हुआ। कांग्रेस के नेता सड़कों पर आ गए। विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। विरोध में स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का प्रचार बंबई और पुणे में किया। वही अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को फैलाने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके खिलाफ अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो आंदोलनकारियों के लिए विरोध जताने का जरिया बन गया।
1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जहां पहली बार अंग्रेजों से सेल्फ गवर्नेंस की मांग रखी गई। इस तरह भारत में एक बार फिर नेशन वाइड मूवमेंट की शुरुआत हो गई। लेकिन इस दौरान वो भी हो रहा था जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। अब ईस्टर्न बंगाल एंड असम में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, इसलिए कई मुस्लिम एक्टिविस्ट ने इस विभाजन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। वो जिस तरह पहले कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके ऑपोजिट कई मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेजों का सपोर्ट करते हुए पार्टीशन के खिलाफ जारी मूवमेंट का विरोध किया। वो इस पार्टीशन से खुश थे क्योंकि अब उन्हें लगता था कि ईस्ट बंगाल की वजह से उन्हें ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल मिलेगा। इस दौरान उनके अंदर एक और बात बिठाई गई कि कांग्रेस तो केवल हिंदुओं की पार्टी है, वो तो केवल हिंदुओं का पक्ष रखती है। ऐसे में ईस्ट बंगाल के मुस्लिम एक्टिविस्ट को लगने लगा था कि देश अगर आजाद हो भी गया तो सत्ता कांग्रेस संभालेगी और फिर हिंदुओं का ही राज होगा। इन विचारों ने उन्हें मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक सेपरेट मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए प्रेरित कर दिया, जो मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रख सके। कांग्रेस भी ये सब भांप चुकी थी कि अंग्रेजों ने भेदभाव के गहरे बीज देश में बो दिए हैं, जिससे आंदोलन की दिशा भटक सकती है। इसलिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बार बार साफ किया कि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और कांग्रेस का सपना एक यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया का है, जिसकी छतरी के नीचे हर मजहब के लोग मिलकर रहेंगे। कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने भी सबसे यही बात कही, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अंग्रेजों का प्लान काम कर गया था और एक ही सुर में बोलने वाले नेताओं के बीच अब दरार पड़ चुकी थी। कुछ मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के बराबर में मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया। इसके गठन के लिए सितंबर 1906 में लखनऊ में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के कई मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन पर विचार किया गया। इस दौरान सबसे बड़ा रोल ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस AIMEC का था, जिसे सर सैयद अहमद खान ने 1886 में मुसलमानों को एजुकेशन देने के लिए बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया था, लेकिन 30 दिसंबर 1906 को जब AIMEC का 20th सेशन ढाका में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3000 डेलीगेट्स ने भाग लिया था, तो उन्होंने मिलकर AIMEC से पॉलिटिक्स पर लगा बैन हटा दिया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML का फॉर्मेशन हुआ। इस नाम का सजेशन नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर ने दिया था। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसके फाउंडर्स ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी थे। लीग के पहले ऑनरी प्रेसिडेंट सर सुल्तान मोहम्मद शाह बने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपने फॉर्मेशन के बाद कई पहलुओं पर काम करने में लगी हुई थी। एक तरफ उसके लीडर्स देश भर के मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस से मुस्लिम लीग की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश में लगे थे, तो दूसरी ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहने के लिए मुस्लिम लीग के लीडर्स ब्रिटिशर्स के प्रति खूब वफादारी दिखा रहे थे। इसका असर यह हो रहा था कि लीग द्वारा जब भी मुस्लिम कम्युनिटी के हितों और अधिकारों के लिए कोई मांग उठाई जाती तो अंग्रेज उस पर खास ध्यान देते थे। ऐसे में 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर में एक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई गई। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सुधार के नाम पर 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आती है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम लागू कर दिया गया। इसके तहत सिर्फ मुस्लिम लोग ही मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोट कर सकते थे। यह सब साफ तौर पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच की खाई को और भी गहरा करने के लिए किया गया था। यही से देश में कम्युनलिज्म बढ़ता चला गया और भारत में पहली बार रिलीजन के नाम पर पोलराइजेशन की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स का पुरजोर विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करके न केवल कांग्रेस को एक डिप्लोमेटिक और आइडियोलॉजिकल हार दी, बल्कि इससे लीग ने भारतीय मुस्लिमों का भी भरपूर समर्थन हासिल किया। अब मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद को लगने लगा था कि मुस्लिम लीग ही उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अंग्रेज भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर बहुत खुश थे और उन्हें अनुमान था कि अब देश की राजनीति किस दिशा की तरफ मुड़ चुकी है। इसका एक सबूत सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू करने के बाद उस समय के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो द्वारा अपने दोस्त को लिखे लेटर में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट बनाकर भारत में ऐसा घातक विष बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। साल 1911 में अंग्रेजों ने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल को फिर से एक कर दिया, लेकिन बंगाल का बंटवारा करके उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। लगातार हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच बढ़ती इस खाई को पाटने के लिए एक मुस्लिम कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली जिन्ना आगे आते हैं। जिस साल मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उसी साल जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। वो एक बैरिस्टर थे जो लंदन से पढ़कर आए थे। उनकी लाइफस्टाइल मुस्लिम ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग थी। वो कट्टरपंथी मौलाना और मौलवियों के कड़े आलोचक थे और कांग्रेस की सेक्युलर आइडियोलॉजी के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि देश में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत की आजादी के लिए वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता करवाना चाहते थे, ताकि दोनों मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। इसके लिए दोनों तरफ तालमेल बिठाना जरूरी था। इसलिए जिन्ना कांग्रेस में रहते हुए साल 1913 में मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जिन्ना एक ब्रिज की तरह बन गए थे। उन्हीं के प्रयासों से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टीज ने रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेशन देने का फैसला किया। मुस्लिम लीग के लीडर्स ने भी इंडियन सोवरेनिटी के लिए कांग्रेस लेड मूवमेंट के साथ एकजुट होने पर सहमति जताई। चूंकि जिन्ना का इस दौरान अहम रोल था और वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे,
इस वजह से सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी का टैग तक दे दिया था। लेकिन उस वक्त ना तो उन्हें और ना किसी और को यह पता था कि आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस के कई बड़े नेता खुश नहीं थे। उन्हें यह लगा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पैक्ट के चलते अपने सेक्युलर प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज किया है। यह वो समय था जब कांग्रेस मुस्लिम लीग से कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही थी। इसी दौरान गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने जब नॉन वायलेंस के मेथड से 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया तो लाखों लोगों के लिए वह आजादी की उम्मीद बन गए। उस दौरान 1919 में देश में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो चुका था। इसे इंडियन मुस्लिम्स ने एलाइड पावर्स की उन नीतियों के विरोध में शुरू किया था जो वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद उस पर लागू की गई थी। गांधी जी ने इस मूवमेंट को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक बड़े अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है तो खिलाफत मूवमेंट से उसे जुड़ना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस भी इस मूवमेंट से जुड़ गई और कांग्रेस ने जगह जगह जाकर लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ा। इस तरह एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच एकता देखने को मिली और दोनों पार्टियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई। लेकिन जिन्ना ना तो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर थे और ना ही वो गांधी जी के मेथड से खुश थे। 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो जिन्ना ने इसका खुलेआम विरोध किया। यहाँ तक कि इसके चलते इस साल जिन्ना ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। जिन्ना को लगता था कि गांधी जी का अप्रोच कम्युनल यूनिटी को कमजोर कर रहा है और ये तरीका मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना जारी रखा, लेकिन वो तब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। हालांकि 1922 में खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो फिर से बदल गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फिर से खटास आ चुकी थी। इस बीच जहां मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग एक ताकत बनकर उभर रही थी और कांग्रेस सेक्युलरिज्म की राह पकड़े हुए थी, ऐसे में देश में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स भी मजबूती से हिंदुओं के अधिकारों की मांग उठा रहे थे। इस तरह देश में एक बार फिर से कम्युनलिज्म तेजी से बढ़ने लगा था। अब बात देश से ज्यादा अपने अपने धर्म के लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की होने लगी थी। ये कम्युनलिज्म देश में तेजी से फैल रहा था। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका था, जिसका बड़ा असर ये हुआ कि देश के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। माहौल ऐसा बन चुका था कि सिर्फ आम लोगों का ही स्टैंड रिलीजन के बेसिस पर शिफ्ट नहीं हुआ था, बल्कि अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कम्युनलिज्म की राह पकड़ चुके थे। 1921 में जहां कांग्रेस पार्टी में 11% मुस्लिम डेलीगेट्स थे, वो 1923 तक घटकर 4% से भी कम रह गए। इस तरह कांग्रेस के बहुत से मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, जो कांग्रेस के हर फैसले में टांग अड़ाने लगे। साल 1928 में जब ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को बिना इंडियन लीडर्स से डिस्कस किए थोप दिया था, तब इसके जवाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जारी की, जिसमें डोमिनियन स्टेटस, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स और जॉइंट इलेक्टोरेट्स जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन इस रिपोर्ट से मुस्लिम लीग आग बबूला हो गई और इस प्रपोजल का जमकर विरोध किया। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम के सुझाव से थी। उन्हें डर था कि इस तरह मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में उनकी पॉलिटिकल पावर कमजोर हो सकती है। इस बार मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के इस फैसले के विरोध में खुलकर खड़े थे। इसको लेकर मार्च 1929 में मुस्लिम लीग का दिल्ली में सेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम व्यू पॉइंट्स को लेकर 14 पॉइंट्स तैयार किए। इनमें कई डिमांड्स थी, जैसे कि सभी लेजिस्लेचर्स और इलेक्टेड बॉडीज में मुस्लिम्स की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को माइनॉरिटी में ना बदला जाए और गवर्नमेंट सर्विसेज और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में मुस्लिम्स की उचित भागीदारी हो। इसके अलावा एक मांग ये भी थी कि सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट्स में 1/3 मुस्लिम मेंबर्स हो और किसी भी लेजिस्लेचर में कोई बिल तभी पास हो जब 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी उसे अपने हितों के खिलाफ ना माने। जिन्ना के ये डिमांड जिन्नास 14 पॉइंट्स के नाम से फेमस हुए, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग के फ्यूचर एजेंडास की नींव बने। जिन्ना को उम्मीद थी कि कांग्रेस उनके इन सभी पॉइंट्स को तवज्जो देगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके अमेंडमेंट्स को स्वीकार नहीं किया। इससे नाराज होकर जिन्ना ने आगे कोई भागीदारी करने से इनकार कर दिया और ये ऐलान भी किया कि अब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रखेंगे। उनका पॉलिटिक्स से अब मन उब चुका था, इसलिए 1930 में वो पॉलिटिक्स से किनारा करके लंदन चले गए। जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट अल्लामा इकबाल बने, जिन्होंने कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा देशभक्ति गीत लिखा था। लेकिन वही अल्लामा इकबाल पहले ऐसे मुस्लिम लीग के नेता बने जिन्होंने 29 दिसंबर 1930 को पहली बार अपने भाषण के जरिए भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलोचिस्तान को मर्ज करके एक सिंगल मुस्लिम स्टेट बना देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश में 2 नेशन थ्योरी जोर पकड़ने लगी। इस मांग में एक चैप्टर चौधरी रहमत अली ने भी जोड़ दिया। उन्होंने 1933 में नाउ और नेवर नाम से एक पैम्फलेट लिखा, जिसमें उन्होंने इकबाल की जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलोचिस्तान को मर्ज कर सिंगल मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग थी, उसमें उन्होंने कश्मीर का नाम भी जोड़ दिया और इन्होंने इन स्टेट्स को मिलाकर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की बात की। रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट शुरू किया और फिर पाकिस्तान नाम से एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया, ताकि इसके जरिए पाकिस्तान की मांग को हवा दी जा सके। इस तरह अब देश को 2 हिस्सों में बांटने की बातें देश की हवाओं में घुल गई। मुस्लिम लीग के लीडर्स ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हिंदुओं और मुस्लिमों का कल्चर बिल्कुल अलग अलग है और दोनों धर्म के लोग कभी
कोई एक देश के नहीं हो सकते, चाहे वो सदियों से साथ क्यों न रहते आए हो। यह थ्योरी मुसलमानों के बीच खूब लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया और ऐसी हर मांग को सिरे से नकार दिया। इसी दौरान 1935 में जिन्ना लंदन से वापस भारत आ गए, लेकिन इस बार वो अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी को पीछे छोड़कर आए थे। उन्हें देश में जो माहौल बनता दिख रहा था, उससे अब उनका स्टांस भी यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया से सेपरेट मुस्लिम नेशन की तरफ मुड़ चुका था। उनका कांग्रेस से मतभेद काफी बढ़ चुका था। वो गांधी जी को पहले से ही पसंद नहीं करते थे, वहीं अब जवाहरलाल नेहरू से भी उनकी दूरियां बढ़ गई थी। इसी बीच ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आते हैं, जिसका मकसद भारत की गवर्नमेंट के लिए फर्दर प्रोविजंस बनाने का था। यह एक्ट भारतीयों को ज्यादा पॉलिटिकल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। 1937 में इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों के बीच प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें मुस्लिम लीग को बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनकी किसी भी प्रोविंस में गवर्नमेंट नहीं बन पाई, यहाँ तक कि पंजाब और बंगाल जैसी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वही कांग्रेस ने इस इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस किया और कई प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। इस चुनाव परिणाम से हताश होकर 28 मई 1937 को अल्लामा इकबाल ने जिन्ना को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने कहा कि बिना स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के इस देश में इस्लामी शरीयत का पालन और उनका विकास संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस देश में सिविल वॉर की स्थिति बन सकती है, जो पिछले कुछ सालों से हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में देखने को मिल ही रही है। आगे उन्होंने लिखा कि एक अलग देश की मांग को जोर से उठाने का यही सही समय है। इकबाल ने 21 जून 1937 को फिर से एक लेटर जिन्ना को लिखा। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से वापस रवाना होने से पहले लॉर्ड लोथियन ने उनसे कहा था कि भारत की एकता में आई दरार का एकमात्र हल अब केवल देश का बंटवारा है। 1937 चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी हार से जिन्ना भी काफी परेशान थे। उनमें अचानक काफी चेंजेस आने लगे थे। कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले जिन्ना अब पूरी तरह से इस्लामिक आइडियोलॉजी के रंग में रंग चुके थे। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए टू नेशन थ्योरी को अग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू किया। एक बड़ा कैंपेन चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के आइडिया को मुस्लिम्स के बीच वाइडली प्रमोट किया गया, खासकर उन एरियाज में जहां मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। मुस्लिम्स को बार बार ये बोला गया कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और वो केवल हिंदूज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के निर्माण को लेकर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू आबादी ज्यादा है और डेमोक्रेसी में सरकारें वोट से ही बनती हैं। ऐसे में यहाँ सत्ता हमेशा हिंदुओं के पास ही रहेगी और भारत में मुस्लिमों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए सब मुस्लिम एक हो जाओ और एक अलग देश की फॉर्मेशन के लिए जी जान लगा दो। इसी बीच सेकंड वर्ल्ड वॉर भी तेजी पकड़ चुका था। युद्ध में अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी और वो इस वॉर में इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन शुरू किए ताकि ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन सपोर्ट मिल सके। पर कांग्रेस में गरम दल के नेता और कई बुद्धिजीवी इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने वॉर में ब्रिटिशर्स की मदद के लिए इंडियन सोल्जर्स की भर्ती का समर्थन किया, लेकिन इस सपोर्ट के बदले उन्होंने भारत की आजादी की मांग कर दी। अंग्रेजों ने काफी कोशिश की कि पूर्ण स्वराज की मांग टल जाए, लेकिन कांग्रेस की फुल इंडिपेंडेंस की मांग जस से तस बनी रही। जब अंग्रेज इसके लिए नहीं माने तो गांधी जी ने डू और डाई का नारा देते हुए अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी। पूरे देश में आंदोलन हवा की तरह फैल गया। ऐसे में जहां देश की हर गली हर रास्ते पर ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़क रही थी, तब इस दौरान मुस्लिम लीग अंग्रेजों की नजर में अपने नंबर बनाने में लगी हुई थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स वॉर एफर्ट का अनकंडीशनल सपोर्ट किया और क्विट इंडिया मूवमेंट का खूब विरोध करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी से भी इस आंदोलन का हिस्सा न बनने की अपील की। अंग्रेजों के लिए मामला साफ था। एक तरफ उनकी हाँ में हाँ करने वाली मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ उनको देश से खदेड़ने के लिए तैयार बैठी कांग्रेस थी। इसलिए जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट दबी आवाज में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर रही थी, तो वही सरकार कांग्रेस से चिढ़कर उसके नेताओं को जेल में बंद कर रही थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के अभाव में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के प्रोपेगेंडा को फैलाने का अच्छा मौका हाथ लग गया। लीग के नेताओं ने सब मुस्लिमों के बीच अलग देश की मांग के लिए आवाज उठाने की अपील की। खासकर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलोचिस्तान और बंगाल जैसे मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्रों में इस बात को जन जन तक पहुंचाया गया। इसके बाद एक बड़ी मुस्लिम आबादी का सपोर्ट मुस्लिम लीग ने हासिल कर लिया था। गांधी जी को अब देश के 2 टुकड़ों में बंटने की काफी संभावनाएं लगने लगी थी। वो इससे चिंतित थे और इसको रुकवाने के लिए जिन्ना को समझाना चाहते थे। वो सितंबर 1944 में 9 तारीख से 27 तारीख के बीच बंबई में 14 बार जिन्ना से बात करने उनके रेजिडेंस पर गए, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान की मांग से जस से तस नहीं हुए। गांधी जी ने एक बार जिन्ना को यह ऑफर भी दिया कि अगर वो देश को बांटने की जिद छोड़ दे तो उन्हें आजाद भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन जिन्ना अपनी डिमांड पर डटे रहे। इसके बाद साल 1945 आता है, जहां देश की उथल पुथल बढ़ती जा रही थी, तो वही इस साल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने से दुनिया ने कुछ राहत की सांस ली थी। इस बीच ब्रिटेन में भी सत्ता बदल चुकी थी और क्लेमेंट रिचर्ड एटली प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान एक तरफ ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते वैसे ही कमजोर हो चुका था और उसके लिए अपनी कॉलोनीज को सही से चला पाना मुश्किल हो रहा था, तो दूसरी ओर भारत में बढ़ते आंदोलनों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा था। ऐसे में ब्रिटेन को मजबूरन भारत को आजाद करने के लिए मानना पड़ा। इसके बाद क्लेमेंट एटली ने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने और उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के उद्देश्य से मार्च
मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि पावर ट्रांसफर किसको और कैसे की जाए। एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान चाहती थी, दूसरी ओर कांग्रेस थी जो एक यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में थी। जनवरी 1946 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में शानदार परफॉर्मेंस कर मुस्लिम सीट्स में 87% की मेजॉरिटी हासिल की थी, जिस वजह जिन्ना मुस्लिमों के समर्थन का हवाला देकर पाकिस्तान की डिमांड को मजबूती के साथ कैबिनेट मिशन के आगे रख रहे थे। कोई फैसला तभी हो सकता था जब दोनों पार्टियां एक पॉइंट पर सहमत होती, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस में मिशन ने दोनों दलों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन काफी बातचीत के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ऐसे में मिशन ने मई 1946 में अपना खुद का प्रस्ताव पेश किया, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया को आजादी बिना पार्टीशन के दी जानी थी। इस योजना के अनुसार प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। ग्रुप ए में मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा शामिल थे, जहां हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। वही ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलोचिस्तान को रखा गया, जबकि ग्रुप सी में बंगाल और असम थे। ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी। जिन्हें पहले पाकिस्तान की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, वो इस प्लान के लिए एक बार में ही राजी हो गए। इस योजना में उन्हें पाकिस्तान से भी ज्यादा फायदा नजर आ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पर प्रोविंसेस की ग्रुपिंग मंजूर नहीं थी। कांग्रेस इस योजना में बदलाव चाहती थी, जबकि जिन्ना इस प्लान में जरा सा भी चेंज नहीं चाहते थे। जहां दोनों पार्टियों के एक पॉइंट पर एग्री ना होने से ये प्लान भी फेल हो गया, तो वही इसके बाद भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिसने दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ा दिया। जिन्ना हर हाल में एक अलग मुल्क चाहते थे, और जब उन्हें लगा कि आसानी से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को लेकर पूरे देश के मुस्लिम्स को जोरदार तरीके से आगे आने को कहा। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद पाकिस्तान के फॉर्मेशन को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस पर प्रेशर डालना था। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस को धमकाते हुए कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हमें यह मंजूर है। या तो हमारे पास डिवाइडेड इंडिया होगा या फिर एक डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा। यह भाषण देश में कैसी स्थिति बना देगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग के लोग तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने सभी मुस्लिम्स को सड़कों पर उतरने को कहा। जो कुछ ज्यादा कट्टरपंथी थे, उन्होंने देश में दंगे करवाने शुरू कर दिए। इसकी शुरुआत सबसे पहले कैलकाटा से हुई। उस समय हुसैन सुहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जो मुस्लिम लीग के नेता भी थे। उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए मुस्लिम कट्टरपंथियों को कैलकाटा में हिंदुओं को मारने की खुली छूट दे दी। कैलकाटा में हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, इसलिए मुस्लिम लीग हिंदुओं को मारकर या भगाकर कैलकाटा से खाली करना चाहती थी, ताकि कैलकाटा में मुस्लिम आबादी ही बचे और कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। हुसैन सुहरावर्दी ने पुलिस के भी हाथ बांध दिए ताकि कोई बीच बचाव के लिए न आ सके। इसके बाद कलकत्ता ने अपने इतिहास का सबसे बुरा दिन देखा। वहां बड़े पैमाने पर खून खराबा होने लगा। पहले ही दिन हजारों हिंदू मारे गए, जिसके जवाब में हिंदू गुट भी यूनाइट होकर रिटेलिएट करने लगे। इससे खून खराबा दोगुना हो गया। मुस्लिम लीग द्वारा फैलाई गई इस क्रूर और निर्मम घटना को द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। यह वायलेंस बाद में नोआखली, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जैसे अन्य रीजन्स में भी फैल गया। हर तरफ मार काट का मंजर था। मजहब के नाम पर ब्रूटल वायलेंस ने देश के विभाजन की डिमांड को और भी मजबूत कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी अब लगने लगा था कि ऐसी क्रूर हिंसाओं से तो अच्छा ही है कि देश 2 टुकड़ों में बट जाए। भारत में ऐसी बढ़ती हिंसाओं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एकमत न होने से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो जल्द से जल्द इंडिया को फ्री करना चाहते थे। उन्होंने साफ कहा कि 30 जून 1948 तक सभी ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ देंगे। उसके बाद देश में जो भी होगा उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। 30 जून 1948 तक हर हाल में भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने के निर्देश के साथ भारत के नए वायसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। ऐसे नाजुक हालातों में माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आए। मई 1947 में उन्होंने डिकी बर्ड प्लान नाम से एक योजना दोनों पार्टियों के सामने रखी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तब भी सहमति नहीं बनी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक नया प्लान पेश किया, जिसे जून 3 प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना गया। यह प्लान भारत की आजादी के लिए लास्ट प्लान था। इस प्लान के हिसाब से देश को डिवाइड करके 2 इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया और पाकिस्तान में बांटना था। दोनों नेशंस को ऑटोनॉमी और सोवर्निटी दी जाती, यानी वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पर पूरा कंट्रोल रख सकते थे। साथ ही दोनों नेशंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार था। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। इस प्लान को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए इंप्लीमेंट किया गया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया और 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिल गया। इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत पंजाब और बंगाल का पार्टीशन किया गया, जिसमें ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल भारत में रहे, जबकि वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP ने पाकिस्तान में ज्वाइन करने का फैसला किया। इस तरह सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बलोचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और सिलेट को मिलाकर पाकिस्तान बना। इसके अलावा सभी प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई कि या तो वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। पावर ट्रांसफर की डेट 15 अगस्त 1947 तय की गई थी, जिस दिन भारत और पाकिस्तान दोनों को आजादी मिलनी थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक ही दिन 2 अलग अलग जगहों पर जाकर पावर हैंडओवर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट
अनाउंसमेंट किया जाता है और अगला दिन 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस दौरान ये थी कि देश दो हिस्सों में बंट तो गया, लेकिन किस देश का बॉर्डर कहां लगता है यह आजादी के दिन तक भी अंग्रेजों ने नहीं बताया था। दरअसल जून 1947 में ही बाउंड्रीज को तय करने के लिए सर साइरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया था। रैडक्लिफ ना तो इससे पहले भारत आए थे और ना उन्हें भारत के कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में कुछ खास नॉलेज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने केवल 5 हफ्तों में ब्रिटिश इंडिया के पेपर मैप पर एक लकीर खींचकर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। 17 अगस्त 1947 को वो सीमा रेखा घोषित की गई जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती थी, जिसे रैडक्लिफ लाइन कहा गया। रैडक्लिफ लाइन के तहत भारत को 3 हिस्सों वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया गया। उस समय कम्युनिकेशन के जरिए इतने एडवांस नहीं थे कि आसानी से सही बाउंड्रीज के बारे में जनता को बताया जा सके, इसलिए एक बड़े केओस का माहौल बन गया। लाखों घर एक ही झटके में दूसरे देश की सीमा के अंदर हो चुके थे। पाकिस्तान से हिंदू और सिख लोग अपना घर, जमीन, कारोबार सब छोड़कर भारत के लिए निकल पड़े। वहीं लाखों मुस्लिम लोग भी अपना सब समेटकर भारत से पाकिस्तान जाने लगे। लेकिन लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना लगभग मौत के दरिया को पार करने जैसा था, क्योंकि हर तरफ कम्युनल राइट्स का मंजर था। मार काट और खून खराबा आम बात बन चुकी थी। 1000 क्या 10,000 क्या लाखों लोग इस पार्टीशन के चलते अपनी जान गंवा बैठे थे। वही बेघर होने वालों की कोई सही गिनती तक नहीं थी। देश को जब आजादी का जश्न मनाना चाहिए था, तब देश लाखों लोगों के खून और करोड़ों लोगों की पीड़ा से करहा रहा था। यह विभाजन का जख्म ऐसा जख्म था जो 7 से ज्यादा दशकों बाद भी आज तक नहीं भर सका। लेकिन आजादी के समय भारत के नेता भी सबसे चुनौती भरे समय से गुजर रहे थे। उन्होंने भारत से पाकिस्तान को अलग होते देख लिया था, लेकिन अब भी 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्हें भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के इतिहास में इन स्वतंत्र रियासतों को एकजुट करने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। इनमें से कुछ रियासतें भारत का अहम अंग थी, जिनके पाकिस्तान में चले जाने से भारत बिल्कुल ही अधूरा रह जाता। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महीनों तक देश के इन सभी राज्यों का दौरा कर इन्हें भारत में मर्ज करने की कोशिश की। मोस्टली स्टेट्स तो उनकी डिप्लोमेसी और ट्रस्ट की वजह से भारत का हिस्सा बन गए, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्यों में पेंच काफी फंसा हुआ था। पाकिस्तान इन राज्यों पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा था। जम्मू एंड कश्मीर की बागडोर उन दिनों महाराजा हरि सिंह के हाथों में थी। वो पहले इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को जबरदस्ती हड़पने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने वहां अटैक कर दिया, तो जम्मू एंड कश्मीर कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल हो गया। उस दौरान जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने को तैयार था, जहां अधिकतर जनसंख्या हिंदुओं की थी जो भारत में ही रहना चाहते थे। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया। हैदराबाद के निजाम ने भी जब अकड़ दिखाई, तो यहाँ भी वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मिलिट्री सपोर्ट से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तब मणिपुर, भोपाल और सिक्किम ने भी इंडिपेंडेंट रहना चुना था, लेकिन बाद में मणिपुर और भोपाल जहाँ 1949 में भारत के साथ जुड़ गए, तो वही सिक्किम का भारत में ऑफिशियली 1975 में मर्जर हुआ और इस तरह आज के भारत की तस्वीर पूरी हुई।